introduced you. The name of the chapter is Low Caste Movement. निम्न जाति आंदोलन. नया चैप्टर का नाम लिखेंगे लो कास्ट मूवमेंट. अभी थोड़ा सा इस वाले बैच में थोड़ा सा तो मिलेगा आप लोगों को, ये पढ़ा है ना, लेकिन इस वाले बैच में कुछ एडिशनल मिलने वाला है जो कमाल का चीज है. अब इसी पे कौन कह दिया कि अरे शाम वाले बैच में तो सर कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं. वो होगा 5 साल के बाद जो बैच में पढ़ाऊंगा उसमें कुछ और एक्स्ट्रा होगा. 10 साल के बाद कोई बैच पढ़ाऊंगा तो कोई और एक्स्ट्रा होगा. अब फैकल्टी हो तो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तो निकल ही जाएगा जिंदा रहा तो. अभी दिसंबर वाले अटैक में बच गया, मतलब टेररिस्ट अटैक नहीं था, एक्सीडेंट में बच गया, तो हो सकता है कि कुछ साल और जी जाऊं अच्छे खासे. अरे जीवन का कोई ठिकाना है. तीन साल के बाद जा सकता हूं, है ना. ओके, ये इसका इंटेंशन हमको पता चल गया. What do you mean by low caste movement? निम्न जाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं? लो कास्ट किसको कहा जाता है? लो कास्ट वर्ड आया क्यों? आज की कॉन्स्टिट्यूशन में लो कास्ट को किन वर्ड से डिफाइन किया जाता है? और अगर लो कास्ट है तो अपर कास्ट क्या है? और अपर कास्ट और लोअर कास्ट की कैटेगरी बनी ही क्यों? वाई देयर इज कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट? अभी पिछले क्लास में मैंने वैदिक सोसाइटी वैदिक कल्चर की बात मैंने की थी, उसकी बात नहीं करते आज, एकदम फ्रेश पढ़ते हैं. आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक नया साम्राज्य बना, शुंगा. A new dynasty was formed named Shung dynasty. And the founder was Pushyamitra Shung. Who was the founder of Shung dynasty? Pushyamitra Shung. And he was very fond of the Brahmins. वो ब्राह्मण को बहुत पसंद करता था. उसके आने के बाद ब्राह्मणों का वर्चस्व वापस से स्थापित होने लगा जो मौर्यन डायनेस्टी के समय में खत्म हो चुका था. आपको पता है कि 6th सेंचुरी बीसी में 600 बीसी के आसपास बुद्धिज्म का इवोल्यूशन हुआ. बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया. तो नया धर्म, नए धर्म का इवोल्यूशन क्यों होता है? नया धर्म क्यों आता है? और 600 बीसी वो कैसा फेज था जिस समय 2 नए बड़े महान धर्म का इवोल्यूशन हुआ जिसका वजूद आज भी है. क्या जरूरत आन पड़ी थी जिस समय हिंदुइज्म पूरी तरह से अपनी डोमिनेंस में था, अपनी सुपीरियरिटी स्थापित किए हुए था. उस फेज में 2 नए धर्म के आने के सबसे बड़े कारण, और ऐसा धर्म जो बहुत ही ज्यादा लिबरल भी है. किसके लिए? जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है उनके मानने के लिए. उसमें कर्मकांड नहीं है. हिंदुइज्म में क्या है? हिंदुइज्म में क्या है? कर्मकांड. कर्मकांड. अभी मरता लोग तो पिंडदान करते लोग. कितना कर्मकांड है. ब्राह्मणों को इतना भर भर के दान दिया जाता है, चौकी पलंग, जो जो मरने वाले को पसंद है वो सब दिया जाता है ना, कपड़ा लत्ता ये सब. क्या तो उनको स्वर्ग में मिल जाएगा? मिलता है क्या? वो तो सब पंडित जी का घर भर रहा है. इतना चौकी हो जाता कि मार्केट में बेचना पड़ता उनको, है ना. आत्मा को बुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, फिर भेजा. मतलब और भी कई ऐसी बातें हैं जो कर्मकांड के कैटेगरी में आते हैं, और एक तरह से वो हमारा सुपरस्टिशंस, हमारा अंधविश्वास दिखाता है. लेकिन हमने उसको क्या नाम दिया है? आस्था का नाम दिया कि ये हमारी आस्था है. ये हंस रही है, आस्था हंस रही है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो हायरार्की ऑफ द सोसाइटी था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था 6th सेंचुरी आते आते.
6th सेंचुरी बीसी आते आते बिफोर क्राइस्ट एरा आते आते पूरी जो सोसाइटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, और उसमें सबसे अपर हैंड किसका है? ब्राह्मणिज्म का है, ब्राह्मणों का है। और इन ब्राह्मणों के कर्मकांड से, ब्राह्मणों के सुपरियोरिटी से वैश्य समाज भी परेशान है, शूद्राज भी परेशान है, एंड दलित अति शूद्राज भी परेशान है। देयर वाज आल्सो अ सब कैटेगरी ऑफ अति शूद्राज, वो भी परेशान है। ठीक है, तो उस समय जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया तो सपोर्ट किसका मिला? सोसाइटी का सपोर्ट मिला, जो ब्राह्मणिज्म से दूर होना चाहते थे, जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। और इसमें राजपूतों का भी हाथ है, क्षत्रियों का भी हाथ है, वो भी परेशान है। उस समय क्षत्रियों और ब्राह्मणों में ठना हुआ है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में एक 36 का आंकड़ा बन गया है इस ये समय आते आते। तो क्षत्रिय जो रूरल क्लास है, जो शासक वर्ग है, जो मर्चेंट क्लास है जिसके पास पैसा है, और जो शूद्राज है, वो पूरा तीनों क्लास एक साथ, अकेला ब्राह्मण सोसाइटी। सपोर्ट किसको मिला? बुद्धिज्म को। सपोर्ट किसको मिला? जैनिज्म को। ये दोनों धर्म का एवोल्यूशन हुआ। तो जब उसके बाद 6th सेंचुरी से लेकर के 2nd सेंचुरी तक, बीसी तक, 600 बीसी से लेकर 200 बीसी के आसपास तक पूरा बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरा फैल चुका है पूरे इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ द कंट्री। चाहे थाईलैंड हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे ये फैल चुका था। लेकिन फिर मैंने बोला कि अशोकन डायनेस्टी क्या होगा? मौर्यन डायनेस्टी डिक्लाइन होगा। और मौर्यन डायनेस्टी जब डिक्लाइन होगा 185 बीसी में, 185 ईस्वी सदी, 185 बीसी में अशोक मौर्यन डायनेस्टी वॉज कोलैप्स्ड, टोटली कोलैप्स हो गया। जो लास्ट रूलर है उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक नए डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, जिसको क्या कहा गया? शुंग डायनेस्टी। और वापस से ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित। और इसी शुंग डायनेस्टी के शासनकाल में एक नया रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया, ऋषि भृगु का नाम सुना होगा आप, अगर शास्त्र पढ़ेंगे आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वहां पे ऋषि भृगु का नाम बार बार आता है। ऋषि भृगु ने लिखा है मनुस्मृति। किसने लिखा? ऋषि भृगु। कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, नियम है, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मनुस्मृति क्या है? ठीक वैसे ही जैसे एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, वैसे ही वो क्या है? बुक ऑफ लॉ है। मनुस्मृति क्या है? बुक ऑफ लॉ है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये बुक ऑफ लॉ जो है, इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। एक रिजिड सोसाइटी, एक बहुत कठोर, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बना के रख दिया है इस मनुस्मृति ने। ठीक है, एक रिजिड हायरार्किकल सोसाइटी का सिस्टम बना, जिसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया? ब्राह्मण्स। कहा गया कि ये तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। भाई कौन सा ऐसा साइंस है जहां पे बच्चा मुंह से जन्म ले लेता है ना? बाहु से क्षत्रियों का जन्म हुआ। सेकंड कैटेगरी में किसको रखा गया? क्षत्रियों को रखा गया, है ना? उधर पेट से वैश्य समाज का जन्म हुआ, और पैर से शूद्रास का जन्म हुआ। मैं कहता हूं तो और अच्छी बात है कि प्रभु के, ब्रह्मा के चरणों से जन्म हुआ शूद्रास का। हम तो चरण वंदना ही करते हैं, हम तो सर का वंदना नहीं करते। देवता के सर का वंदना करते हैं कि चरण वंदना करते हैं? चरण वंदना करते हैं। तो ये तो और अच्छी बात है, शूद्राज का जन्म वहां से हुआ। ठीक है, फिर भी चलो मान लेते हैं। मनुस्मृति के अनुसार से उन्होंने क्या कहा कि एक रिजिड सोसाइटी का हायरार्की बनाया उन्होंने, जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने किसको रखा? ब्राह्मण्स,
प्रिस्टली क्लास पुरोहित वर्ग जिसको कहा गया, पुरोहितवाद कहा गया। सेकंड में क्षत्रियाज वैरियर क्लास, योद्धा वर्ग। थर्ड में वैश्य जिसको कहा गया मर्चेंट क्लास, व्यापारी वर्ग। और फोर्थ में शूद्राज जिसको लेबर क्लास कहा गया, मजदूर वर्ग। और उसमें एक सब कैटेगरी है जिसको कहा गया अति शूद्राज, जिसको कहा गया अनटचेबल्स। अनटचेबल्स को छू नहीं सकते, है ना। अति शूद्राज जिसको आज के समय में एससी कहा जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है। हाँ, क्लास कह लो। बात समझ में आ गई। ये मीनियल वर्क, सबसे निकृष्टतम, सबसे समाज के सबसे गए गुजरे काम जिसको एक सामान्य मानव नहीं कर सकता है, डिह्यूमनाइजिंग, अमानवीय काम करने के लिए इनको रखा गया। भारत में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, मैला ढोने की प्रथा। मैला ढोने की प्रथा आज भी हम कहते हैं ना कि भाई रिजर्वेशन में हमने बराबरी का दर्जा दे दिया। हम अपर कास्ट वाले को खास तौर पे अखड़ता है कि क्यों रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया है। हालांकि जाति जनगणना होने जा रहा है पूरे भारत में, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी क्या कहते हैं उसको संख्या, उसकी उतनी ही भागीदारी वाला राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, है ना। तो अपर कास्ट पूरे इंडिया में मुश्किल से 15 से 17% है, बाकी 85% सब लोअर कास्ट है। ठीक है, बाद में हम लोग को आंदोलन चलाना होगा, हमें चाहिए रिजर्वेशन, हम है अल्पसंख्यक 15% वालों में। ठीक है, तो मैला अभी भी हमारा रिपोर्ट, WHO का रिपोर्ट आया, UNDP का, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट का UNDP का रिपोर्ट आया, उसमें मैला ढोने की प्रथा आज भी है। और सीवर लाइन जब साफ होता है, जब नालियां साफ होती है, तो उसमें कोई अपर कास्ट का बंदा नहीं घुसता, उसमें लोअर कास्ट दलित वर्ग का लोग उस गंदगी में पूरा डूब के, और कितना पिछले 10 साल का रिपोर्ट उठा के कितनों की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई उसमें, मीथेन गैस के कारण। टंकी में घुसा। अभी हमारे यहां एक जगह है ढाका, मैं जा रहा था अपनी बहन की शादी ठीक करने, पहुंचा जब ढाका बाजार में तो पता चला कि पूरा आगजनी किए हुए हैं अस्पताल में। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो एक मजदूर उतरा हुआ था, एक दलित समाज का एक मजदूर था जो टंकी साफ करने उतरा, अंदर में गैस बना हुआ था, मीथेन गैस, अंदर ही रह गया। जब वो नहीं निकला तो फिर दूसरा गया उसको देखने, वो भी गया, तीसरा गया देखने, वो भी गया, चौथा गया देखने, वो भी गया। ये बचाने वाले फिर में, है ना। इसका मतलब है कि अभी भी हम भले ही मार्स में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और चंद्रमा पे पहुंच गए और बड़ी बड़ी बातें कर ले रॉकेट साइंस, लेकिन यहां पे एक फंडामेंटल राइट्स का जो बात करते हैं वो भी अभी भी सबको मिलना बाकी है। ठीक है, तो मनुस्मृति की बात हमने कर ली कि हाउ इट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू अ रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल सिस्टम। इसने कैसे एक बहुत रिजिड और कॉम्प्लेक्स व्यवस्था में पूरे समाज को बांट के रख दिया है, और इसका कारण क्या है, क्योंकि और ये सिस्टम क्या करता है, सिस्टम एक इन्फोर्स करता है समाज को किस चीज के लिए, इंडोगेमी। इंडोगेमी कहते हैं अपने ही जाति के अंदर शादी करना, मैरिजेस इन टू सेम कास्ट। इंडोगेमी क्या है, तो ये फोर्स करता है किसको, हर कास्ट को, कि वो अपने ही जाति में शादी करे। दूसरा, ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन। ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, आप जिस जीविकापार्जन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वही करना पड़ेगा। एक दलित भ्रष्ट नहीं हो सकता, पुरोहित नहीं हो सकता, ये सोचना छोड़ दीजिए। ब्राह्मण से ही सिर्फ पुरोहित बनेंगे, ब्राह्मण से सिर्फ मंदिर के पुजारी बनेंगे, उन्हीं को वेदों का ज्ञान हो सकता है, वही पाठ्य पाठन करेंगे, पढ़ेंगे और भगवान की पूजा करेंगे। उन्हीं का डायरेक्ट कनेक्शन है चोटी द्वारा डायरेक्ट भगवान जी के पास, और किसी का नहीं है। नहीं सोच सकते थे। ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन मतलब जो आपका लाइवलीहुड है, जो आपका कमाने खाने का जरिया है, वो वही रहेगा, आप भी वही करेंगे, आपका बेटा भी वही करेगा, आप बदल नहीं सकते। क्षत्रिय जब करेगा तो क्या बनेगा, क्षत्रिय
जब बनेगा तो योद्धा ही बनेगा, वैश्य जब बनेगा तो मर्चेंट ही बनेगा। इन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन शूद्राज या नति शूद्राज के लिए क्या? अगर उसमें कोई कमाल का बच्चा निकल गया जो बहुत शार्प माइंडेड है, तो ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन मनुस्मृति क्या करेगा? उसको रोक देगा ना। तुम कितने भी शार्प माइंड हो तो क्या है, तुम नहीं बन सकते राजा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी का एक प्राइम एग्जाम्पल है। भेदभाव और इनइक्वालिटी का, असमानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मनुस्मृति। बार बार विपक्ष आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर, ये तो वापस मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करके। हाँ, अमेरिका ने जलाया, जलता रहा, अमेरिका नहीं जलाया, शासन गवर्नमेंट क्यों जलाएगा भाई? कोई होगा पर्टिकुलर, कोई जला रहा होगा। यहां पे तो रिलीजियस टेक्स्ट जलाया जाता है। यूरोप में तो कुरान जलाने को लेकर के कितना सारा दंगा हो गया, किसी ने कुरान जला दिया, बस अगले दिन वो मारा गया। और एमएफ हुसैन के बारे में आप जानते ही हैं, उन्होंने मां काली का फोटो कैसे बनाया था, मां दुर्गे का, और उसके कारण से उनको देश छोड़ना पड़ा, है ना? ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्यों जरूरत पड़ा लो कास्ट मूवमेंट का? अब ना, सदियों से सताया हुआ क्लास, सदियों से सताया हुआ वर्ग, देन द मेंटल स्लेवरी, वो मानसिक तौर पे क्या हो चुके हैं? गुलाम हो चुके हैं। वो मान बैठे कि हमारा जन्म तो गुलामी करने के लिए ही हुआ है। जैसे बचपन से लड़कियों को क्या सिखाया जाता रहा था? अरे तुम तो पराया धन हो। वो मान के बैठी थी कि हम तो पराया धन है। यही पहले का समाज तो यही सिखाया था, तुमको घूंघट में रहना है, तुमको घर में रहना है, तुमको समझदारी से रहना है, किसी से बात नहीं ये बचपन से सिखाया। तुमको सिलाई कढ़ाई सीखना है, तुमको खाना बनाना सीखना है। वो लड़की क्या है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती थी कि ओके मेरा जीवन ही यही है, हम जन्म ही इसीलिए लिए हुए हैं, है ना? लेकिन आज का दौर बदला। इसमें बिहार में तो खास तौर पे मैं नीतीश कुमार को जरूर इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया। नीतीश कुमार ने जेंडर इक्वालिटी के लिए जितना कुछ कर दिया है बिहार में 20 साल में, वो सोचना पड़ेगा किसी भी चीफ मिनिस्टर को करने के लिए, या किसी भी इनफैक्ट सेंटर में बैठे हुए पीएम को करने के लिए। उन्होंने 35% का रिजर्वेशन दिया जॉब्स में, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि यही सरकार हो और 50% का रिजर्वेशन दे दे महिलाओं को जॉब्स में। इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट्स में 35% का रिजर्वेशन मिला महिलाओं को, है ना? और उन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए क्या तरीका, शानदार तरीका अपनाया कि जितनी लड़कियां जन्म लेंगी पंचायत में, उन सब के नाम पर 2-2 हजार रुपए का पैसा फिक्स करेगा गवर्नमेंट, और जब वो 18 साल की हो जाएंगी तब वो पैसा गवर्नमेंट उनकी शादी के वक्त उनको देगा। और भी तरीका अपनाया। अब ये तो चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए अपना लिया सरकार ने। दूसरा तरीका लेके आए कि 10th पास आउट करा दोगे अपने पढ़ाने के लिए, 10th पास आउट करा दोगे बच्ची को अपने तो इतना पैसा देंगे, 12th पास करा दो अपने बच्ची को तो इतना पैसा देंगे, ग्रेजुएशन पास आउट करा दो तो इतना बच्ची को पैसा देंगे। गार्जियन कम से कम समझदार तो बना कि नहीं ग्रेजुएशन तक पढ़ा दो, इतना पैसा तो आएगा, सरकार दे रही है। तो वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा मिला। इससे भी बड़ी बात क्या है कि तुम अब सिर्फ पढ़ाओ मत बेटी को। नीतीश कुमार ने ये क्या कहा, पढ़ाओ मत बेटी को, अब तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराओ, एक बार बीपीएससी क्लियर करेगी 50,000 रुपए देंगे। चलो अब गार्जियन सिर्फ बेटी को ग्रेजुएशन नहीं करा रहा है, अब कह रहा है कि बेटी बीपीएससी का तैयारी कर लो, पीटी पास कर जाओगी तो कम से कम 50,000 रुपया मिल जाएगा। यूपीएससी पढ़ लो, यूपीएससी पास कर जाओगी, पीटी पास आउट कर लोगी तो 1 लाख रुपया मिलेगा। रुका तो वहां पर। तो ये सब कमाल का काम है। और शराबबंदी बंद करके किसके हित में काम किया उन्होंने?
क्या सरकार को पैसा बुरा लग रहा था क्या? हाँ, वो अलग बात है कि उसका एक कुचक एक साइकिल बन गया है जहां पे होम डिलीवरी सिस्टम है, इसको भी मैं क्रिटिसाइज करता हूं। इंटेंशन तो अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन भले गड़बड़ हो गया है, बट इंटेंशन वाज गुड कि जो महिलाएं रात में पीटी जाती थी, उनके साथ हिंसा होता था, जो कमा के लाते थे दिहाड़ी मजदूर, वो अपना पी जाते थे और घर पे 0 रुपए लेकर के आते थे। 400 रुपए कमाया और ले जाके उधर ताड़ी पी गए। शाम में घर पे बच्चे और पत्नी भूखे हैं, बंद होने से वो बंद। अब शराब कौन पी रहा है? जिसका पैसा है वही शराब पी रहा है ना। आप रिपोर्ट अभी आपको पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए पर्सपेक्टिव से, और कि ये एक एग्जाम्पल है। अभी रिपोर्ट आया है कि कितना % हिंसा, जो घरेलू हिंसा है वो घटा है और फैमिली की आय बढ़ी है ये शराबबंदी के कारण। तो हम निगेटिव चीज तो देखते हैं कि देखो होम डिलीवरी सिस्टम है, इस होम डिलीवरी किसके लिए है? पैसे वालों के लिए है ना, है ना। तो आय भी बढ़ा और हिंसा भी घटा है, ठीक है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि भाई ये दलित और एंटी कास्ट, लो कास्ट मूवमेंट को और क्या कहेंगे? निम्न जातीय आंदोलन को क्या कहेंगे? एंटी कास्ट और दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन, इसको क्या कहेंगे? लो कास्ट मूवमेंट को, निम्न जातीय आंदोलन को दलित आंदोलन, दलित आंदोलन कह सकते हैं। किसके लिए किया गया? अनटचेबल्स के लिए यह मूवमेंट किया जा रहा है ना, जिसको है ना, जो अछूतों के लिए आंदोलन था, एससी के लिए आंदोलन था, एसटी के लिए आंदोलन था, ओबीसी के लिए आंदोलन था। इस मूवमेंट ने चैलेंज किया, दिस मूवमेंट चैलेंजेस हायरार्किकल कास्ट सिस्टम। ये जो हायरार्किकल कास्ट सिस्टम है, ये जो वर्गीकृत जातिगत जो वर्गीकरण है, उसको चैलेंज किया है, इसने चुनौती दी है। इस मूवमेंट में क्या किया? इट चैलेंज्ड हायरार्किकल कास्ट सिस्टम। इस आंदोलन ने जातिगत वर्गीकरण को चुनौती दिया है, ठीक है। किस चीज की लड़ाई लड़ी? दे फॉट फॉर, उन्होंने लड़ाई लड़ी किस चीज की? इक्वालिटी, बराबरी का, समानता की लड़ाई। किस चीज की लड़ाई? उन्होंने लड़ाई लड़ी किस चीज की? समानता की, है ना। उन्होंने लड़ाई लड़ा डिग्निटी की, डिग्निटी, गरिमा की लड़ाई लड़ी, गरिमा की। भाई आज मैं किसी को दुत्कार के यहां से भगा दूं, उसके गरिमा, उसके डिग्निटी पे चोट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? मैंने देखा ऐसे कई हाई कास्ट हिंदूज को जो भाई दूर रहो हटो, छुआ जाएगा। और मैं बता दूं कि पैसा कमाने के बावजूद भी लो कास्ट के लोगों को अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और एक सांसद के साथ हो चुका है। He is MP, member of parliament from the lower caste. और बाबा को प्रणाम करें, बाबा करें हाँ, दूर से छुआ जाएंगे। काहे का MP भाई? मतलब वहां पे तो मेंटली वो तो है जकड़ा हुआ कि यार ये तो छोटी जाति का है, भले MP बन गया है तो क्या है। यही कारण, यही एग्जाम्पल है कि भाई क्यों जरूरी है रिजर्वेशन। बावजूद कहते हैं कि अरे रिजर्वेशन तो दिया जाना चाहिए इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे, आर्थिक भेदभाव के आधार पे देना चाहिए कि गरीब और अमीर, गरीबों को दे दो। गरीब तो बड़ी जातियों में भी गरीब है, लेकिन बड़ी जाति का गरीब भी भले गरीब है, लेकिन वो छोटी जाति के प्रति क्या रखता है मन में? अरे वो तो छोटी है, भले फटा पुराना पहन रहा है, खुद भले ही फटा पुराना पहन रहा है, लेकिन वो छोटी जाति को हीन नजर से ही देखेगा, भले वो छोटी जाति का बंदा जो है पैसा वाला है ना। और ये समाज अभी भी है। खैर, तो ये मैंने बोला कि किस चीज की लड़ाई थी? इक्वालिटी, बराबरी की, समानता की, डिग्निटी की, एंड राइट्स फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, है ना। किसके अधिकार की लड़ाई थी? मार्जिनलाइज मतलब जिसको ऐसा वर्ग जिसको समाज के मुख्य धारा से अलग कर दिया गया है, समाज के मुख्य धारा से अलग वर्ग की अधिकारों की लड़ाई है,
ठीक है, तो ये सदियों से जो चला आ रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन, समाज से उनको काट के रखना, यही तो हो रहा था। कितनी बार मैंने बोला है, जिस समय रिवोल्ट ऑफ 1857 में मैंने पढ़ाया था, उस वक्त भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि भाई तुम लोग अपने गांव देहातों की तरफ एक बार नजर उठा के देखो कि तुम्हारे गांव देहात जो टोले बने हुए हैं वो जाति के आधार पे बने हुए हैं। ये राजपूत का टोला, ये ब्राह्मणों का टोला, ये यहां तो कायस्तों का टोला है, और सबसे गांव के बाहरी छोर, सबसे कॉर्नर पे दलितों का टोला, ये चमारों का टोला, ये मेहतरों का टोला। और उनका कंपेयर करके देख लो कि वो किस स्थिति में रह रहे हैं और आपका टोला किस स्थिति में है ना। जब आईएएस का रिजल्ट निकलता है, फलाना गांव का बच्चा यूपीएससी क्लियर कर लिया, उठा के देखना कि फलाना गांव का बच्चा बिहार में फलाना बिहार के फलाना जगह से रिजल्ट आ गया, गांव का है लड़का, पता करना कि उस गांव के किस क्लास का वो लड़का था, किस जाति का लड़का था, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी पहले से, और वो बचपन से कहां पढ़ा है, वो बचपन से कहां पढ़ा है। गांव से हम लोग भी, मैं प्रॉपर गांव से पढ़ा हुआ हूं। कितने लोग प्रॉपरली गांव से पढ़े हुए, ग्रेजुएशन तक, इंटरमीडिएट तक, कम से कम गांव से। किसी ने नहीं पढ़ा गांव से, है ना। फिर तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो ना कहें कि मैं गांव से हूं। हाँ, मोतिहारी इज नॉट, मोतिहारी इज सब अर्बन एरियाज, वहां पे कौन लोग बसे हुए हैं। मेंटालिटी वही है जो बगल के गांव, आपके भोपतपुर भजिया के गांव का जो मेंटालिटी और सिसोपटना, वही मेंटालिटी मोतिहारी का है। हाँ, गांव ही है। चलो, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो ये अच्छा, ये इनइक्वालिटी कैसा इनइक्वालिटी है? क्या ये बहुत रैंडम इनइक्वालिटी है, बहुत सिस्टमैटिकली एक प्लान्ड तरीके से इनइक्वालिटी जनरेट किया गया है? ये जो इनइक्वालिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, असमानता की जब बात कर रहा हूं, तो कैसी असमानता की बात हो रही है? सिस्टमैटिक। इसको पूरा सिस्टम बनाया गया है और एक सिस्टम के तहत भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, खैर वैसे ताड़ी की दुकान पे ये भेदभाव खत्म हो जाता है। जब ताड़ी चल रहा था, मैंने देखा अपने गांव में कि बाबा जी वहीं, मैंने पंडित जी वहीं बैठ कर ताड़ी पी रहे हैं और मछली दबा रहे हैं, जहां पे छोटी जाति के बैठ के मछली और ताड़ी दबा रहा है। ठीक है, वहां पे दारू में नहीं चलता है भेदभाव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें जब देखूं कि भाई लोअर कास्ट मूवमेंट की शुरुआत होने के पीछे कौन कौन से कॉजेज रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि लोग मेंटली स्लेव है। मेंटालिटी कैसा है? स्लेव का है, गुलाम का है। इस गुलामी के जंजीर को तोड़ना पड़ेगा। द लाइट ऑफ एडुकेशन, है ना, शिक्षा का प्रकाश उनके जीवन में जब तक नहीं आएगा, तब तक उनकी समझदारी, उनका लॉजिक, उनका तर्क काम नहीं करेगा। यही तो बाबा जी, पंडित जी समझा बुझा के, तुम्हारा जन्म ही हुआ है ढोने के लिए मैला, देखो किताब में लिखा हुआ, देखो तो किताब में लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि कौन कौन सा कर्म तुमको करना है। जब ये किताब में लिखा हुआ तो इसके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो तुम? अभी से समझा बुझा के अभी देशद्रोह हो जाए। तो मिड 19th सेंचुरी, 1850 के बाद इंडिया में लो कास्ट मूवमेंट का बैकग्राउंड तैयार होना शुरू होगा आफ्टर 1850s। कोई दिक्कत? क्या क्या कारण थे? पहला, कॉलोनियल रूल है, अंग्रेज शासन कर रहे हैं और अंग्रेजों की नजर में कास्ट का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए कास्ट मायने नहीं रखता, तो उन्होंने एडुकेशन सबके लिए लेके आते हैं। वो वेस्टर्न एडुकेशन, है ना, इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न एडुकेशन,
यह सबसे बड़ा कारण बनता है लो कास्ट मूवमेंट की शुरुआत का। जब उसमें से लो कास्ट पीपल्स में से, निम्न जाति के लोगों में से कुछ लोग चुनिंदा लोग, इक्के दुक्के लोग, ये पूरे समाज के लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग जो जागरूक बने, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया, उन्होंने पढ़ा कि इक्वालिटी क्या होती है, उन्होंने पढ़ा राइट्स क्या होता है, अधिकार क्या होता है, एक ह्यूमन का राइट क्या होना चाहिए। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा, फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा, उन्होंने रूसो को पढ़ा, उन्होंने वोल्टेयर को पढ़ा, उन्होंने थोरो को पढ़ा। यहां से उनकी समझ बढ़ती है कि हमें भी अपने अधिकारों की बात, आपने समाज में आप सबसे पढ़े लिखे हो गए तो आपका समाज आपकी बात सुनता है। दूसरे सबसे बड़ा प्रोमिनेंट कॉज है एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, रेलवे का विस्तार। रेलवे के विस्तार के कारण भी लोग एक दूसरे के नजदीक आते गए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सुना, समझा और कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना शुरू किया। तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवे वाज द सेकेंड कॉज। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में नेशनलिस्ट फीलिंग्स इवॉल्व होने लगा। 1857 की क्रांति पहली ऐसी घटना है जहां पर हर क्लास के लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा। उन्होंने समझा कि एक सेम कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो नेशनलिस्ट फीलिंग इवॉल्व होना शुरू हो गया, नेशनल कॉन्शियसनेस आना शुरू हो गया, एक अंदर में राष्ट्रवादी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ, राष्ट्रवादी विचार अंदर में आने लगे। ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स और नेशनल कॉन्शियसनेस। बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है जी। खैर कोई बात नहीं, ज्योतिबा फुले तो खत्म करके ही जाएंगे। अब इस नए एडुकेशन, वेस्टर्न एडुकेशन का एक बड़ा प्रभाव निकल के आता है जब ज्योतिबा फुले एक प्रोमिनेंट लो कास्ट लीडर के तौर पे इवॉल्व होते। अभी मूवी आई थी फुले, मैंने उस दिन सजेस्ट भी किया था, जरूर देखिए आप लोग फुले। यह सिर्फ लोअर कास्ट के लोगों के देखने की मूवी नहीं है, ये अपर कास्ट के लोगों के भी देखने की मूवी है। उनका भ्रम टूटेगा कि कैसे वो जिस हम एक अभिमानी दंभ में जो हम जीतते हैं कि वी आर ब्राह्मण्स, वी आर क्षत्रियस, वी आर भूमिहार, वी आर एक्सप्लोइटर्स, इस पे भी दंभ बढ़ना चाहिए। हमने कोड़े बरसाए, है ना? ठीक है, अभी देख ले कोई वीडियो गलती से वायरल अगर हो गया, गलती से, हालांकि एलियस का वीडियो अभी वायरल नहीं होता है, लेकिन अगर गलती से वायरल हो गया तो सब मंच जो है, ब्राह्मण एकता मंच, क्षत्रिय एकता मंच हमारे खिलाफ मोर्चा ना निकालना शुरू कर दे। यार ब्राह्मण, लेकिन भाई साहब राजा राम मोहन राय को अपने ही पिता से लड़ना पड़ा था, राजा राम मोहन राय को अपने ही पिता से लड़ना पड़ा था, अपने ही समाज से लड़ना पड़ा था। He was also ब्राह्मण। आंधियों के विपरीत चलने वाला इतिहास रचता है, याद रखना। जस्ट गो अगेंस्ट द स्टॉर्म एंड क्रिएट अ हिस्ट्री। वरना तो भेड़ चाल में जियो ना। यहां पे तो 99.99% लोग कौन है? भेड़ चाल में। भेड़ देखते हो ना, भेड़ कैसे घूमती है, जहां दो भेड़ चली उसके पीछे पीछे सारा हुजूम, है ना? जैसे से घूमेगी भेड़ वैसे वैसे, कोई दिमाग नहीं लगाएगा उसमें। तो वी ऑल आर भेड़ चाल पर्सन। चलो आते हैं ज्योतिबा फुले। टॉपिक तो ज्योतिबा फुले, टॉपिक दीजिए। सब सटा हुआ है ना, देखो तुमको खींच दे रही है ये। गजब, हॉस्टल का खाना अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब ताकतवर है। ज्योतिबा फुले, कौन कौन मूवी देखेगा ज्योतिबा फुले वाला? अब तो हट गया, लेकिन हाँ इंटरनेट से देखो, अच्छी मूवी है। हाँ, और एक और मूवी है शुद्रा, एक और मूवी है शुद्रा। ये दोनों मूवी आपकी आंखों खोलेगी। बी एन
सिविल, आप एक होने वाले सिविल सर्वेंट हैं, और आप जब रूरल एरियाज में जाओगे वहां के वास्तु स्थिति क्या, उसको समझने के लिए सब मूवीज बहुत जरूरी है, आपका दिमाग खोल दे के रख देगा। चलिए ज्योतिबा फुले के व्यूज को देख लेते हैं, उनके विचार देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले कहते हैं जो ये कास्ट है और कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मणों का चोचला है। ये जो जाति है ये और कुछ नहीं है, क्या है, ये ब्राह्मणों ने बनाया है एक्सप्लोटेशन करने के लिए। ये एक सिस्टम है। कास्ट क्या है? कास्ट इज अ सिस्टम बाय विच दिस ब्राह्मण्स एक्सप्लोटेड अस, है ना। एक सिस्टम बनाया है ब्राह्मणों ने जिसके थ्रू ये हमारा शोषण करते हैं, ठीक है। ये और कुछ नहीं बल्कि समाज और इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक डोमिनेंस, समाज में अपने डोमिनेंस को बनाकर रखने के लिए, और जितना रिसोर्सेज है उन सब रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल बनाकर रखने के लिए। जैसे रिसोर्सेज क्या है? गांव के स्तर पर रिसोर्स क्या होगा? खेत होगा। गांव के स्तर पर रिसोर्स क्या होगा? खेत होगा, भूमि होगा, हाँ जो भी मतलब लैंड रिलेटेड जो भी होगा, है ना। तो रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल बनाकर रखने के लिए ये सारा तरीका अपना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कास्ट एज अ टूल ऑफ ब्राह्मणिकल एक्सप्लोटेशन, जाति ब्राह्मणों के शोषण का एक यंत्र है। कास्ट, ये टॉप पॉइंट जब बोलूं मैं 2-3 बार दोहराऊं तो उसको लिख लिया करो। कास्ट एज अ टूल ऑफ ब्राह्मणिकल एक्सप्लोटेशन, जाति ब्राह्मणों द्वारा शोषण का एक यंत्र है। क्या चाहते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण वांटेड टू डोमिनेट ओवर सोसाइटी एंड रिसोर्सेज। ब्राह्मण्स वांटेड टू डोमिनेट ओवर सोसाइटी एंड रिसोर्सेज। ब्राह्मण समाज तथा संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमाकर रखना चाहते थे, so that they tried to dominate Shudras and Ati Shudras. So that they tried to dominate Shudras and Ati Shudras. इसीलिए उन्होंने शूद्र और अति शूद्रों पर अपना आधिपत्य जमा कर रखा। उन्होंने कहा 1873 में उन्होंने एक बुक लिखा, नाम है गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की एक किताब है, नाम उसका गुलामगिरी। उन्होंने कहा इस गुलामगिरी में लिखा है कि और कुछ नहीं, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है, मनुस्मृति जैसे रिलीजियस जो टेक्स्ट है, धार्मिक जो पुस्तकें हैं, वो जस्टिफाई करने के लिए लिखे गए हैं, जस्टिफिकेशन है। इस कास्ट सिस्टम को, इस वर्णा सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं ताकि वो लोअर कास्ट को अपने कंट्रोल में रख सके। ये बता के कि देखो ये मैंने नहीं लिखा, ये तो पहले से किताब में लिखा गया है, और हमने ये साबित कर दिया है कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है ये तो साक्षात भगवान के वो शब्द हैं। ब्राह्मणों ने तो यही साबित किया कि जो वेदों में लिखे गए हैं, जो पुराणों में लिखे गए हैं, जो ब्राह्मणों में लिखे गए हैं, जो उपनिषदों में लिखे गए हैं, ये सब तो साक्षात भगवान अवतरित होकर के बोल के गए, है ना। जबकि लिखा गया किस मनुष्य द्वारा, एक सामान्य मनुष्य द्वारा जो थोड़ा सा शार्प होगा माइंड से, थोड़ा सा उसको उसका साहित्य लिटरेचर पे पकड़ अच्छा होगा, वो थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा करता होगा। आज के वक्त में तो नॉवलिस्ट कितने कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं मार्केट में। तो वैसे ही कोई बहुत शार्प माइंडेड ऋषि महर्षि होंगे जिन्होंने बैठ करके ये सारा लिखा। उस समय के लोग तो और भी शार्प होते होंगे, क्योंकि काम ही उस समय तो इंस्टाग्राम और फेसबुक तो है नहीं कि सारा समय उसी में बर्बाद करेंगे अपना, वो देख देख के, है ना। तो क्रिएटिविटी उस समय बहुत हाई है। आज के वक्त का क्रिएटिविटी खत्म है, जीरो। खाली इंस्टाग्राम पे नाच नाच के वीडियो बनाता है। तो हाँ, तुम बनाते हो? नहीं बनाते हो?
ओके, हेलो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल बटन। ठीक है। अच्छा, अभी तक ये माना जाता रहा है और ये भी माना ही जाता है कि आर्यंस इंडिया में जब आते हैं, आर्यंस वी ऑल आर आर्यंस। नॉर्दर्न इंडिया में रहने वाले सब क्या है, और सदर्न इंडिया में रहने वाले सब क्या हैं, द्रविडियंस। सदर्न इंडिया में रहने वाले द्रविडियंस हैं और नॉर्दर्न इंडिया में कौन रहा, आर्यंस। आर्यंस का आना कब हुआ, आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हो गया तब आर्यंस की एंट्री होती है। लेकिन कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि ये आर्यंस आते हैं, हड़प्पन का विनाश करते हैं और अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया में। पॉसिबल, इसकी पॉसिबिलिटी कम दिखती है। इसलिए अरे भाई वो लोग हम लोग चरवाहे थे भाई, गाय चराते थे हम लोग गाय चराने वाले लोग थे, और हड़प्पन तो मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन था। हाँ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के खिलाफ आर्यंस का जीतना ये कुछ पचता नहीं है। अब गाय किस से चराते हैं भाई, उस समय तो लोहा भी नहीं, लाठी से। और हड़प्पन ऑलरेडी जो है तांबे का और बाकी मेटल्स का, लोहा नहीं खोजा गया था अभी, लेकिन बाकी जो है मेटल्स का जो है हथियार बनाना शुरू कर चुके थे वो लोग। उनके पास सोना भी था, गोल्ड भी है उनके पास। ठीक है, खैर ये भी एक थ्योरी मान लिया जाए कि सबसे सटीक थ्योरी क्या है कि जब टोटली वाइप्ड आउट हो गए हड़प्पा के लोग, तब ये खाली इनको जगह मिला, ये गाय चराते चराते इंटर कर गए इंडिया में और देखा कि अरे तेरी ये तो कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, चलो बसते हैं यहीं पे। कितना सुंदर जगह है पाकिस्तान वाले इलाके में, जिसको सप्त सिंधु एरिया कहा गया है ना, हिंदू कुश रेंज में जाके बस गए। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद वाले इलाके में जाओ, बहुत सुंदर जगह है। दुश्मन कंट्री है वो अलग बात है, लेकिन जिस दिन हम लोग कैप्चर कर लेंगे, जिस दिन पाकिस्तान को मिला लेंगे, तो इस्लामाबाद में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदा जाएगा। है कि नहीं? है बहुत सुंदर जगह है, इस्लामाबाद बसाया गया है। ठीक है, मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो हालांकि पहले तो अभी तू कश्मीर में जाके खरीदो, कश्मीरी में अभी लोग हम नहीं जाके खरीद पाए, है ना। कश्मीर में पहले खरीदो, उसके बाद इस्लामाबाद में हम लोग खरीदेंगे। चलो आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, ये भी बात याद रखिए, परसों बकरीद है एंड वी ऑल आर सेकुलर, वी लिव इन सेकुलर कंट्रीज, तो हमें तो हक है एक छुट्टी का। तो बकरीद के अवसर पे 7 तारीख को है ना, 7 को छुट्टी रहेगी। ठीक है, हाँ, पढ़ने वाला आ सकता है, लेकिन बकरीद की छुट्टी है, क्लासेस नहीं होंगी उस दिन ना। चलिए बढ़े आगे। उसके बाद अगले महीने साथ मुहर्रम है, अगले महीने मुहर्रम है जी। मुहर्रम इस बार बहुत पहले आ गया, मुहर्रम को छुट्टी नहीं मिलता है। नहीं, सुन्नी लोग का छुट्टी होता है, सिया लोगों का, सुन्नी लोगों का छुट्टी नहीं होता। सुन्नी बहुत ज्यादा उत्साह से मुहर्रम नहीं मनाते, लेकिन सिया लोगों के लिए वो बहुत क्या कहते हैं, सौरो दुख वाला पूरा महीना रहता है। उनकी मजलिस चलती रहती है पूरे महीने भर। और मेरा एक फ्रेंड था, तो मजलिस में हमको ले जाता था, फिर उसमें वो लोग रोते थे, हमको भी रुलाया जाता था। हाँ, और वाकई में, क्योंकि वहाँ पे स्टोरी ऐसा था कि भाई कैसे जो है करबला में हसन साहब की और उनके बेटों की पूरी फैमिली की जो है शहादत हो गई। तो चलो खैर, वो बात की बात है। अब यहाँ पे हम लोग जाति पे ही आ जाते हैं, धर्म की बात बाद में करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, हमने ये कहा कि आर्यंस ही कैटेगराइज हो गए, आर्यंस ने खुद को कैटेगरी में बांट लिया, है ना। दो अलग अलग हिस्से में पढ़ते हैं ना। आर्यंस के आने से क्या हुआ है, आर्यंस के आने से इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गया। बातें मत करो, वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गया इंडिया में, ये कई बार मैं दोहरा चुका हूं। और वैदिक सभ्यता का 2 कैटेगरी, एक अर्ली वैदिक पीरियड, और तो अर्ली वैदिक पीरियड वाज सो गुड। अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब तक था, ये कब से कब तक है, 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा लगभग, ये चलेगा तुम्हारा 600 बीसी तक। कब तक चलेगा, तो दो फेज में। इसमें पहला है अर्ली वैदिक फेज। अर्ली वैदिक फेज क्या है, 1500 से 1000, 1500 से
1000 BC। ठीक है, अर्ली वैदिक मतलब पूर्व वैदिक काल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्व वैदिक काल। इसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल। और दूसरा है लेटर वैदिक फेज, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर कब से कब हो जाएगा? 1000 से लेकर के 600 BC तक। तो लेटर वैदिक फेज में ही जाके जो वर्णा सिस्टम है वो बहुत रिजिड हो जाता है ना। वहीं पर अर्ली वैदिक फेज में जहां पे वर्णा सिस्टम बेस्ड है वर्क पर कि आप जो काम करते हैं वही आपका वर्ण होगा। ब्राह्मण का पुत्र अगर लड़ाई करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, और वैश्य का पुत्र अगर पूजा पाठ में मन लग गया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन लेटर वैदिक फेज में वो क्या हो गया? रिजिड हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, और शूद्र का बेटा ही शूद्र, और काम का कनेक्शन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आर्यन फिलॉसफी के अनुसार, वैदिक फिलॉसफी के अनुसार 4 वर्णा कौन कौन सा? ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कई बार लेकिन फूले कहते हैं, ज्योतिबा फूले कहते हैं कि ना जी ना, हम नहीं आर्यन के पार्ट, वी आर नॉट आर्यंस। हम यहां के इंडिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, हम इंडिया के ही रहने वाले हैं। ये आर्यंस आकर के हम पे कंट्रोल कर लिए। ठीक है, फूले क्या कहते हैं कि वी आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, हम भारत के वासी हैं, पहले से वास्तविक यहां के निवासी हैं। वी आर नॉट आर्यंस, हम आर्यन नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस आते हैं जिनमें ब्राह्मण्स प्रमुख हैं, इन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल करके हमको समाज का सबसे बुरा काम दे दिया करने के लिए, क्योंकि हम तो इनके कंट्रोल में आ गए। तो हमारे अंदर में क्या कर दिया? समाज का, सोसाइटी का सबसे मीनियल वर्ग, सबसे डिह्यूमनाइजिंग वर्ग दे दिया, अमानवीय कार्य कर दिया। कि साफ सफाई करो, है ना, टंकी साफ करो, मतलब जितना गंदगी वाला काम होता है वो सब दे दिया करने के लिए। जानवर मर जाए तो चमड़ा निकाल के जाओ, जानवर फेंको, यही सब ना करते हैं वो लोग। हाँ, तीसरा उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म, ओवरऑल हिंदुइज्म पे उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने पूरा ओवरऑल हिंदुइज्म पे प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म और कुछ नहीं, जो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व जो है और कुछ नहीं बल्कि एक मैकेनिज्म है। किस चीज के लिए? टू कंट्रोल ओवर अस। जो ये पूरा जो हिंदुत्व है वो हमें नियंत्रण में करने का प्रयास है। हिंदुइज्म एज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल अस। हिंदुत्व हमें नियंत्रण में करने का प्रयास है। वो क्या कह रहे हैं? अभी तो इसके पहले मैंने बोला, उन्होंने क्या कहा? वी आर नॉट आर्यंस, वी आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट। तो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है तो वो कैसे हिंदू? उन्होंने अपने आप को माना ही नहीं हिंदुइज्म का पार्ट। उन्होंने कहा कि हमको जबरदस्ती वर्णा सिस्टम के अंदर में डाल दिया गया है ना, कोई दिक्कत? उन्होंने कहा कि जो ये प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं समाज में जो ये प्रथाओं का निर्माण किया गया है, जो ये रिचुअल्स बनाई गई हैं, जो हमारे सभ्यता के अंदर की ये करना है ना, ये पुरोहितवाद का जो गठन किया गया है, प्रीस्टहुड का, ये सब इसलिए किया गया है ताकि हमें हमारे अधिकारों से वंचित करके रखा जाए, टू एक्सक्लूड अस फ्रॉम आवर राइट्स, हमारा सोशल इंक्लूजन करके, है ना। यहां तक कि हमें इतना नीचा दिखाया गया है कि हमें मंदिरों में भी एंट्री नहीं दी गई है। और ये सब क्या प्रयास है? मंदिरों में प्रवेश ना देना, ये दिखाना, बार बार हमें याद दिलाना, मंदिरों में प्रवेश ना दिया जाना का क्या मतलब है? कि बार बार ये याद दिलाना कि तुम निकृष्ट हो, तुम नीच हो, तुम लोअर क्लास के हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है जाने का, तो अपने अधिकार, अपने कंट्रोल, अपने हद में रहो। ठीक है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा, उन्होंने वकालत की है, एडवोकेटिंग व्हाट? अ यूनिवर्सल इगैलिटेरियन रिलीजन। उन्होंने कहा कि एक ऐसा रिलीजन होना चाहिए जहां पे
एक विश्व बंधुत्व, जो हमारे धर्म का भी बात है। हमने कहा कि हमने विश्व बंधुत्व का नारा दिया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नारा दिया, लेकिन हम अपने ही भाई बंधु को हमने अलग करके रखा। हमारे उपनिषद में लिखा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव, पूरे वसुधा के लोग हमारे कुटुंब हैं, लेकिन हमारे ही वर्णा सिस्टम के सबसे लोअर जिसको रखा है हमने, वो वही हमारा कुटुंब नहीं है। तो उन्होंने कुटुंब मतलब सब संबंधी हैं, भाई भाई हैं। ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वाइफ, जो समाज है एक्सेप्ट हस्बैंड, है ना। ये थोड़ा सा है ना, एक्सक्लूजन कर देना चाहिए उसमें। हाँ, या यूनिवर्सल इगैलिटेरियन स्पिरिचुअलिटी लिख सकते हैं। विश्व या कहते हैं वैश्विक धर्म लिख दो, हिंदी में वैश्विक धर्म जो समानता पर आधारित हो। यूनिवर्सल इगैलिटेरियन रिलीजन। इगैलिटेरियन मतलब ऐसा, इगैलिटेरियन मतलब ऐसा समाज जो समानता पर आधारित हो। फूले का व्यूज है, फूले मानते हैं इगैलिटेरियन स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन। उन्होंने वकालत की किसका? एक वैश्विक अध्यात्म या धर्म जो समानता पर आधारित हो। उन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है, डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे समाज, हमारा समाज कैसे जगेगा? ये तो हमने अपोज, ये तो अगेंस्ट में बात किया ना। ये जो भी बातें ये कर रहे हैं, ये किसको अपोज कर रहे हैं? हायर क्लास हिंदूज। लेकिन अपने समाज को जगाने के लिए ये क्या करेंगे? उन्होंने कहा लिबरेशन का एक ही जरिया है, जिस जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं वो जंजीर अज्ञानता का है। तो हमारा लिबरेशन कब पॉसिबल है? जब हम शिक्षा लेंगे, एजुकेशन एज अ लिबरेटर, एजुकेशन एज अ लिबरेटर। शिक्षा हमारा लिबरेटर है, हमें मुक्त कराने वाला है माध्यम। लिखो, एजुकेशन एज अ लिबरेटर, शिक्षा मुक्त कराने का माध्यम है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 1848 में पहला, उनकी वाइफ भी बहुत प्रोमिनेंट सोशल वर्कर रही हैं, सावित्रीबाई फुले। उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले बहुत प्रोमिनेंट वर्कर रही हैं, सोशल रिफॉर्मर रही हैं। तो वो अपनी वाइफ के साथ मिलके 1848 में, है ना, उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल खोला। ही ओपेंड फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला। ही ओपेंड फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी। तुम ज्योतिबा फुले को लड़की तो नहीं समझ रही थी? हाँ, ऐसा नहीं है ना? लड़की समझ रहे थे तुम लोग? नहीं, स्टेटमेंट दोनों पत्नी एक ही विचार रखते थे, पति पत्नी एक ही तरह के विचार रखते थे। फर्स्ट गर्ल स्कूल महाराष्ट्र में। नहीं नहीं नहीं, ये लोग समझ रहे थे अभी तक, अभी लोग ये नहीं समझ रहे थे लड़की है। शी लिख रहे थे ज्योति। ज्योति वर्ड जो है ना, वो यूनिसेक्स वर्ड है। ज्योति प्रकाश, ज्योति शंकर, ज्योति मतलब उसमें सब यूज हो जाए तो, ज्योति सिर्फ यूज हो तो फिर वो फीमेल हो गया। तो उन्होंने क्या कहा? अच्छा, ये स्कूल गर्ल्स के लिए था, लेकिन कौन से गर्ल्स के लिए? अपर कास्ट के लिए भी है और लोअर कास्ट के लिए भी है, सबके लिए। इट वॉज ऑल्सो फॉर लोअर कास्ट गर्ल्स। ठीक है, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां अपर कास्ट की लड़कियां भी आ सकती हैं। उस समय तो एक्सप्लोटेशन अपर कास्ट औरतों का भी तो होता था। प्रिविलेजेस तो सिर्फ अपर कास्ट मेल को है,
याद रखिएगा, ये जो मेल जो क्लास है ना, वही सारा प्रिविलेज, वही सारा मलाई मार रहा है ना। इसलिए तो मेल ईगो की बात होती है। थोड़ा सा भी उसको थोड़ा सा वो कर दो, पोक कर दो तुम में, हाँ फ्रेजाइल मेल ईगो। ठीक है, ठीक है। बाद में चल के ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ ने बहुत सारे स्कूल्स खोले लोअर कास्ट मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए, तो है ना। लेकिन पहले स्कूल की बात हमने कर ली। इसका मतलब वो कि शिक्षा को बड़ा माध्यम मानते हैं कि भाई यदि तुमने शिक्षा ग्रहण कर लिया तो अच्छा। ये तो देख रहे हैं ना ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स बहुत चालाकी से इस क्लास को शिक्षा से दूर रख रहे हैं। अरे भाई तुम आज के वक्त में भी देख लो, शिक्षित होगे तो क्या होगा, तुम शासन से सवाल करोगे। अशिक्षित कर सकता है क्या? वो तो सिंपल सर्वेयर या सबसे छोटा पंचायत सचिव होता है ना, पंचायत सचिव, उससे भी गांव के लोग डरते हैं। उससे भी गांव, वो भी अलग ही धौस रहता है ना, पूरा रोला में माहौल बना के रखता है। क्योंकि वो उनको पता नहीं है अपने राइट्स। अगर गांव के लोगों को अपना फंडामेंटल राइट्स और थोड़ा सा एजुकेशन अच्छे से मिला होता तो पंचायत सचिव के वो एक सबसे लोअर ग्रेड का कर्मचारी चूर तक नहीं बोल सकता है ना। खैर, तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है, किस लिए? प्रश्न पूछने के लिए, है ना। तर्क, लॉजिक का जन्म होता है ना। शिक्षित लोग क्या करेंगे? लॉजिकली बातों को रखते हैं, लॉजिकल सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। हालांकि आजकल अनपढ़ पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेवकूफ है ना। देखो, हाँ मैंने बोला कि पढ़ना और शिक्षित होना दोनों में अंतर है ना। तो हाँ, एडुकेटेड अनएडुकेटेड में पढ़ाई एडुकेटेड नहीं बनाता आपको, है ना। एडुकेटेड तब होते हैं जब आप सेंसिटिव हैं, आपके अंदर की जो मोरालिटी वो जिंदा है, आप जो है कुछ बुरा होते हैं तो वहां पे सवाल पूछते हैं। अब देखो बाबा बागेश्वर धाम के इसमें कई लोग फैन मिलेंगे, है क्या फैन इसमें? बाबा बागेश्वर धाम के नहीं है फैन इसमें, है ना। चलो ठीक है, तब तुम लोग पढ़े लिखे हो जित कर है तुम बाबा बागेश्वर धाम को, तुम्हारा पर्ची कटा है। हाँ, इस पे फिर कभी बात करेंगे हम लोग कि किस लॉजिक के आधार पे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उन्होंने कहा कि कास्ट सप्रेशन इसलिए है ताकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रह पाए, किसके ऊपर? अपर कास्ट के ऊपर। ये अपर कास्ट चाहता है, और अपर कास्ट में भी ये खास टारगेट किसको होता है? ब्राह्मण्स चाहते हैं कि ये लोअर कास्ट के लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट किसके ऊपर रहें? हमेशा हमारे ऊपर, है ना। खेत में मजदूरी करो तो पैसा देंगे, तुम गंदगी साफ करो तो पैसा देंगे, जानवर उठा के ले जाओ तब पैसा देंगे। मतलब हर चीज पे कंट्रोल करके रखा है इन लोगों ने। और तो एक तरह से कहते हैं सोशल सब्जुगेशन, सामाजिक रूप से समाज के अंदर बांध देना। तो हम बंध गए हैं एक तरह से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाने से, और ये सारे रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं लोग। तो हमें इससे आजादी चाहिए, हमें हमारा राइट्स चाहिए। कोई दिक्कत? तो कैसे राइट मिलेगा? राइट्स कैसे मिलेगा? लैंड रिफॉर्म करो, है ना। उस समय तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? लैंड ही है। बोला लैंड रिफॉर्म करो, और लैंड रिफॉर्म में क्या करना होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड रिफॉर्म में क्या करना होगा? भूमि सुधार में जमीन का पुनर्वितरण। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लैंड रिफॉर्म हमारे बिहार में, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, वो बिहार के कारण हुआ, जिसमें जमींदारी को एबॉलिश कर दिया गया। जमींदारी नहीं रहेगा। और जब चकबंदी की बात आई, विनोबा भावे ने पूरा माहौल मूवमेंट स्टार्ट किया और चकबंदी के लिए आंदोलन चलाया, तो हमारे बिहार के जो अपर कास्ट जो भूपति हैं, भूपति, अब प्रॉपर मैं इसमें कास्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भूपति हैं, उन्होंने एकदम माहौल में ना 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 हम तो नहीं हो देंगे चकबंदी, है ना। और नहीं हुआ, बाकी सब जगह हो गया, बिहार में चकबंदी।
अभी मत पूछना चकबंदी, उसमें फिर घुसना पड़ेगा 10 मिनट समझाने के लिए कि चकबंदी क्या है ना? ठीक है, तो बिहार में अभी भी चकबंदी नहीं हुआ, लैंड कैसे रह गए छोटे छोटे, इसका 2 कट्ठा इधर, 4 कट्ठा उधर, 3 कट्ठा उधर, 5 कट्ठा, सब मिला के ओ हम तो 5 बीघा जोतते हैं, लेकिन कहां, तो 2 बीघा इधर, 4 बीघा, 4 कट्ठा उधर है, 5 कट्ठा उधर है। फ्रैगमेंटेड लैंड है, सबको जोड़ के आपके पास 5 बीघा हो जाता है। चकबंदी हो गया होता तो एक ही जगह आपको 5 बीघा मिल जाता। नहीं, इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया कि ना 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 हम नहीं होने देंगे, नहीं हुआ। खैर, तो उसी तरह से तो लैंड रिफॉर्म होना मांगता है। इससे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का पुनर्वितरण हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक इंपावरमेंट, इकोनॉमिक इंपावरमेंट तो तब होगा जब ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन तोड़ दिया जाए। इकोनॉमिक इंपावरमेंट कब हुआ, हम आर्थिक रूप से सशक्त कब होंगे, जब ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा, जब ये नियम बंद हो जाएगा कि शूद्राज सिर्फ शूद्राज का ही काम करेंगे और वैश्य सिर्फ वैश्य का ही काम करेंगे। शूद्राज को भी अधिकार मिले व्यापार करने का, नहीं, शूद्राज को भी अधिकार मिले सेना में भर्ती होने का, शूद्राज को भी अधिकार मिले वेदों का पाठ करने का, वो भी पृष्ठ बन सकते हैं। और बने भी। आज के वक्त में तमिलनाडु में जो लोअर कास्ट दलित वर्ग के लोगों की बहाली होती है मंदिरों में पुजारी के तौर पे स्केल पर, है ना, गवर्नमेंट वहां पे इंकरेज कर रही है दलितों को वेदों को सीखने के लिए, शास्त्र उपनिषदों को पढ़ने के लिए, और उसका एक प्रॉपर एग्जाम होता है और वहां से पुरोहितों का, पंडितों का बहाली होता है। और वो पंडित कौन है, पंडित लोअर कास्ट है, दलित से। और एक बहुत बड़ा पंडित पंडित पढ़ने वाले को पंडित कहा जाता है, जाति से पंडित थोड़ी होते, है ना। यहां पे तो जाति से जो पंडित है वो भी मलेच्छ है, वो भी मलेच्छ है ना। पढ़े लिखे लोगों को पंडित कहा जाता है, ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़ा वहां पे मंदिर है जो लगभग 700-800 साल पुराना मंदिर है। वहां का मुख्य पुजारी जो जाति से ब्राह्मण है, उसने अपने पुत्री की शादी उसी मंदिर के दलित पुजारी से किया। यह भी एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जांपल है कि सोशल जो एक रिस्ट्रिक्शंस है वो टूट रहा है, बाउंड्री खत्म हो रहे हैं। खैर, ये इक्का दुक्का एग्जांपल देखने को मिलता है, बहुत समय लगेगा इसको। तो मैंने बोला क्या कि ये सोशल इंपावरमेंट कब होगा, जब इकोनॉमिक इंपावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण कब होगा, जब ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन कि यही मेरा जीने का साधन होगा। नहीं भाई साहब, जीने का साधन हम बदल सकते हैं, यह अधिकार मिलना चाहिए, है ना। और यह भी राइट मिले, राइट टू एजुकेशन, पढ़ने की भी आजादी। अंबेडकर को कितना मुश्किल से पढ़ाई मिला। इस संयोग से अंबेडकर के जो शिक्षक हैं, अंबेडकर को जो आगे बढ़ाने वाले हैं, वो ब्राह्मण है, मेरे जैसे ब्राह्मण होंगे, है ना, खुले विचारधारा के। तभी तो उन्होंने सहयोग किया और अपना टाइटल भी दिया अंबेडकर को। अंबेडकर जो टाइटल है वो उनके गुरु का टाइटल है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, एक बहुत प्रोमिनेंट सवाल उठाया उन्होंने, कहा कि ये तो ओवरऑल सोशल इनइक्वालिटी की हमने बात कर ली, अब सोशल इक्वालिटी के अंदर एक और इक्वालिटी की बात करते हैं जिसको डबल डिस्पैरिटी के शिकार है ये क्लास, वो है फीमेल, वो है महिला वर्ग। जो लोअर कास्ट, जो दलित क्लास की महिलाएं हैं, उनको दो भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो ऊंची जातियों का भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और दूसरा उनके अपने ही परिवार के अंदर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, डबल डिस्पैरिटी। आपको पता है केरल में त्रावणकोर स्टेट, जो त्रावणकोर आज के समय में केरल स्टेट है, त्रावणकोर स्टेट, वहां पे महिलाओं को ब्लाउज पहनना अलाउड नहीं था। उन्हें वहां पे उनको नग्न रहना पड़ता था, और अगर किसी ने गलती से जुर्रत कर दी तो पूरे परिवार का सत्यानाश है, तहस नहस, है ना। तो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक तो अपर कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है, साथ में अपने ही परिवार के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन। तो डबल जो है डिस्पैरिटी, दोहरा भेदभाव की शिकार है कौन, ये फीमेल, ठीक है।
इसीलिए आप देखेंगे पहला स्कूल किसके लिए खुला है? गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने महिलाओं को एडुकेट करने की कोशिश की है, उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ आवाज उठाया है। वो मानते हैं कि बाल विवाह जो है एक बहुत बड़ा सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, और एंटी कास्ट और खास और इसके साथ ही विधवाओं का जो ऑपरेशन है, विधवाओं का जो शोषण है, वो भी उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें अपर कास्ट हिंदूज और खास तौर पे ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तो सभी दलित एक साथ एकजुट हो जाओ, और सभी दलित एकजुट हो जाओ। और सभी दलितों को उन्होंने कहा बहुजन, उन्होंने टर्म यूज किया दलित के लिए, बहुजन, हम बहुजन हैं। क्लियर है? चलिए, मिलते हैं हम लोग कल फिर, तब तक ले लेता हूं विदा।